और रेवती को पढ़ने के बाद जो कुछ आपने महसूस किया उस पर अपने विचार व्यक्त करें। और हाँ, एक पब्लिशर होने के नाते, एडिटर होने के नाते ये भी प्रार्थना करूंगा कि बुक ओवरऑल कैसी बनी है वो भी बताएं प्लीज। डॉक्टर यादव। हाँ, थोड़ा सा मैं सभी वक्ताओं से प्रार्थना करूंगा कि समय सीमा का ध्यान रखें। उपस्थित विद्वत समुदाय को यथोचित नमन। मित्र, कवि मित्र सुरेंद्रपाल जी का आग्रह न टाल सका। यहां आकर लगा कि हाँ, विद्वत समुदाय में अगर ना आने की धृष्टता करता तो कुछ चूक जाता, तो आज उससे लाभान्वित होने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहले शुरुआत मानस की पंक्तियों से कि जमी है वो सज्जन मोरे बिठाई, सुनी है वो बाल वचन मन लाई। सबसे पहले एक मित्र की कविता के नाते तटस्थता का संकट ध्यान दें। आप किसी अनजाने की रचना पर बोलते हैं तो आप तटस्थ भाव से रहते हैं, लेकिन मैं ये वादा करता हूं कि वो तटस्थता आपको दिखेगी। यहाँ मित्र ना होकर के एक रचनाकार के नजरिए से मैं उन्हें परखूंगा कि हाँ, रचना कैसी बन पड़ी। तो सबसे पहले रचनाकार, रचना प्रक्रिया, कलेवर, जैसा सर निवेदन करेंगे कि कलेवर, आवरण, पृष्ठ सज्जा कैसी है। तो सबसे पहले सर की ही बात कर दूं, रचना पे बाद में आता हूं कि पृष्ठ की गुणवत्ता गजब की है, जो मैंने आज के कुछ महीने पहले सुरेंद्रपाल जी को कही थी। आज प्रकाशक के समक्ष कहता हूं कि हाँ, तमाम नामचीन प्रकाशकों की जो पुस्तकें मैंने देखी हैं, चाहे वाणी हो चाहे राजकमल हो, कहीं ना कहीं उनके समकक्ष आपकी पृष्ठ या गुणवत्ता, आवरण सज्जा वो ठहरती है। तो बधाई की बात है। अब हम रचना पे आते हैं, और रचना से पहले सबसे पहले मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा कि क्या जो सामान्य भाषा हमारे पास होती है उसी से कवि रचना कर लेता है। अमूमन यह देखा गया है कि हर कवि काव्य भाषा से संघर्ष करता है। ऐसा नहीं है कि आमजन जो बोल रहा है उसी में रचना रची और स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा बन गई, दुनिया में कीर्ति फैल गई। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। होता यह है कि हर व्यक्ति के पास हर युग में अपनी एक भाषा हुआ करती है, काव्य भाषा भी हुआ करती है, लेकिन अगर उससे काम चलता तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी यह कहते कि बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। होता यूं है कि शब्दों की अर्थवत्ता, उनका जो वजन है, उनकी जो धार है, उनकी जो प्रभावक क्षमता है, मारक क्षमता है, संप्रेषण की क्षमता है, समय के साथ वह चुक जाती है। एकदम से खत्म नहीं हो जाना कहूंगा मैं, वो धीरे धीरे घिस जाती है वह अर्थवत्ता। एक सामान्य सा उदाहरण दूं, हम पत्र लेखन कराते हैं, विद्यालय से हूं, सेवा में श्रीमती श्रीमती श्रीमती। आपका आज्ञाकारी न होने के बावजूद भी सदियों से लिखता रहा आज्ञाकारी। किसी को, हर अध्यापक को कटु लगता है कर्णप्रिय। पता चला उसने भी आज्ञाकारी लिख दिया जो बिल्कुल नहीं है। होता यही है। तो शब्दों की मारक क्षमता, संप्रेषण क्षमता समय के साथ खत्म हो जाती है। हम नए शब्द चयन करते हैं, तब जाके रचना बनती है, और कहते हैं क्या बात है। यह क्या बात अचानक नहीं आती। इसके लिए हर युग का कवि उपलब्ध जो सामान्य भाषा है, या कहूं आगे बढ़कर काव्य भाषा है, उसमें नव प्रयोग करता है। होता यूं है कि सामान्य भाषा का सर्जनात्मक प्रयोग करता है। वह सर्जनात्मक प्रयोग शब्द चयन के स्तर पर होता है, बिंब के स्तर पर होता है, अप्रस्तुत विधान के स्तर पर होता है, प्रतीक के स्तर पर होता है, अलंकार के स्तर पर होता है। यहां सुरेंद्रपाल जी ने बखूबी अपनी सर्जनात्मक भाषा का सृजन किया है। ऐसा नहीं है
जो अखबार की भाषा थी, घर परिवार की भाषा थी, एक अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी हिंदी में रेवती एक अनुभूत रच जाता है केवल इस दम पे कि सृजनात्मक भाषा की रचना करता है, फिर एक रचना हमारे हाथों में आती है। अब मैं कुछ उदाहरण के माध्यम से बताता हूं, ऐसा ना लगे कि हाँ वो तटस्थता वाली बात कही थी लेकिन निर्वाह नहीं किया। तो वो ये है, सबसे पहले शब्द चयन की बात करें तो इनकी कुछ रचनाएं हैं जिनमें लोक के शब्द लिए गए हैं। लोक के शब्दों के साथ वे संस्कृत के तत्सम शब्दों का बखूबी प्रयोग करते हैं। तो जहां उन्होंने गजल की दुनिया में कदम रखा है, वहां अरबी फारसी के शब्दों का बखूबी प्रयोग किया है। लोक से आप कट नहीं सकते। एक बड़ा प्रश्न उठा करता है साहित्य की दुनिया में कि क्या सामान्य भाषा में अच्छी कविता नहीं रची जा सकती? रची जा सकती। कुछ वैसे ही जैसे काव्य भाषा अगर मेरी नजरों में चुने हुए तमाम पुष्पों का गुलदस्ता है, तो सामान्य भाषा एक वन में, निर्जन वन में अकेला खिला हुआ पुष्प है। अगर अकेला खिला हुआ पुष्प आपका देखने का नजरिया उस सहृदय का है, याद रखिएगा, जो साधारणीकरण का सहृदय था, बस निष्पत्ति का था, अगर वो नजरिया आपका है ना, तो आपको निर्जन वन में खिला हुआ अकेला फूल भी, यानी सामान्य भाषा में भी उत्कृष्ट काव्य की रचना हो सकती है। तो सुरेंद्र पाल जी ने रेवती के माध्यम से लोक के शब्द, अरबी फारसी के शब्द, संस्कृत के तत्सम शब्दों का बखूबी प्रयोग किया है। जहां वे मां कविता में कहते हैं, आंचल ममता का चेहरा दर्पण सा, उंगलियों का ममता में स्पर्श, सिर पर ममता का आशीष, फिर चूल्हे को गारे से पोतना। एकदम तत्सम से लोक में आते हैं। चूल्हे को गारे से पोतना, परात में परिवार का पोषण, परात में परिवार का पोषण। एक तरफ तत्सम संस्कृत के शब्द, दूसरी तरफ लोक में क्या बानगी। हम बिंबों की बात करें रचना में, हाँ बिल्कुल सर, अनुपात बिल्कुल बिल्कुल। और सर की बात से एक बात याद आई कि हम सदियों से घिसे पिटे प्रतिमानों से काम चलाए जा रहे हैं। केश की सुंदरता, केश का नर्तन दिखाना हुआ कवियों ने, तो वही रीत की परंपरा की परिपाटी चला दी। नागिन सी भुई लोटी, सूरदास जी कह रहे हैं, मैया कबल बढ़ेगी चोटी, और लालच में कहती है कि भाई अगर दूध पिएगा तो नागिन सी भुई लोटी। देखिए समय बदला है। कोरोना के बाद देश दुनिया की परिस्थितियां बदली हैं। हमारी आस्था पर, मंदिरों पर या धार्मिक प्रतिष्ठानों पर प्रश्न लगे हैं। जब हमें लगा कि विज्ञान बहुत कारगर है, विज्ञान के बिना बहुत कुछ है नहीं जैसा दिखाया जा रहा है या हम सदियों से देखते आए हैं। तो समय के साथ भाषा की जो कसौटी थी, जो अप्रस्तुत विधान उस समय था, वो आज कारगर नहीं है। आप उससे, उस भाव का, उस वजन की बात नहीं कह सकते। आप कोरोना, आप सोचिए कि हाँ कोरोना के पहले तो सब कुछ आस्थावादी था, या उत्तर आधुनिकता के पहले कहें सब कुछ आस्थावादी था, लेकिन समय के साथ प्रश्न लगा, हम थोड़े से साइंटिफिक एटीट्यूड के हुए, तो कोविड के बाद की कविता में 100% वही नहीं होगा जो पहले था। तो नई शब्दावली, नए बिंब, नए प्रतीक, नए शब्द चयन करने पड़ेंगे। और होता तो ये है, कई बार उपलब्ध शब्द भंडार पर्याप्त नहीं होता। जैसे आप सब सहमत होंगे कि पर्याय होता ही नहीं दुनिया में, किसी भी शब्द का कोई पर्याय नहीं होता। हम अनजाने में काम चलाते हैं। अन्यथा एक भाव के 100% या हूबहू उस डेंसिटी को व्यक्त करने के लिए केवल एक शब्द बस। जब तक कभी को वो नहीं मिलता, वो संघर्षरत रहता है। मुझे खूब याद है, और आज सौभाग्य कहिए कि मेरी धर्मपत्नी भी यही है, हम कविता के क्षेत्र से हैं, तो कई बार एक एक शब्द के लिए ये होता है ये वाला सही है, नहीं काम तो चल रहा है। तो मामला ये है कि साड़ी के फालसा तुझे मैच किया रे, अगर मैचिंग थोड़ी सी भी डिसबैलेंस हुई तो रचना में वो बात नहीं बनेगी। जो आपका अभिलक्षित भाव है वो उस घनत्व में नहीं आएगा, उस भाव में आएगा ही नहीं। तो मैं थोड़े से
उपमान दिखा देता हूं कि हाँ कैसे बन पड़े हैं। आपकी कविता है, प्रिय। ध्यान दें, अमूमन उपमान जो थे आप देखेंगे कि हटके हैं, और अगर समय के साथ हमने हटके अप्रस्तुत विधान उपमान अलंकार ना सृजन किए तो वो ही होगा, वासन बहुत अधिक घुसने से मुलम्मा छूट जाता है। कर्ण प्रिय तान कोकिल सी, मधुर निश्चल नजर मृग सी, पावक पलक भौहें सभ्य सी। किसी ने भी भौहों को सभ्य जैसा उपमान प्रतिमान सुना है? लिखा पढ़ा देखा है? पावक पलक भौहें सभ्य सी, नूरी देह निर्मल तर्पण सी, अधर ललित वर्णी कमल सी, चंचल चाल गजल नज्म सी, चेतना मृदुल स्पष्ट हिम सी, स्वर्णिम आभा जो कनक सी, कृष्ण तेवर बेनी नागिन सी, मयूरी कंठ नाभि भंवर सी, पायल के घुंघरू की छन सी, उर की नींद उड़ी बावरी सी। आपको तमाम उपमान नहीं लगेंगे, और समय के साथ बदलते हुए परिदृश्य में कविता की मांग यही है कि कब तक हम वो रीतिकाल के प्रतिमानों से काम चलाएंगे? नहीं चलेगा। चल भी गया तो वो बात नहीं बनेगी, वो दौर अलग था। वहां कविता दरबारी थी, वहां तो असरफिया मोहरों के चक्कर में रचना रची गई। ये जन कवि का दौर है, जन कविता का दौर है, आम आदमी की विषय वस्तु बनने का दौर है। और सुरेंद्र पाल जी ने सामाजिक सरोकार, विडंबना, विसंगति, उहापोह, संत्रास, लोकतंत्र, उसकी चालबाजियां, युद्ध, जवान किसान, सब पर अपनी लेखनी चलाई है। अब मैं बिंब की बात कर लेता हूं। आप कविता देखें। आगरा की सीप में गिरी उन्मादी बूंद, कान्हा की मधुर तान के मीर के तट। आगरा की सीप में गिरी उन्मादी बूंद, कान्हा की मधुर तान के नीर के तट। शाहजहां का अरबान इश्क वाह, नूर के विश्राम की नायाब आराम गाह। राजस्थानी संगमरमर का श्वेत खिलौना, राजस्थानी संगमरमर का श्वेत खिलौना, चांद की चमक और सूरज का पसीना। ताजमहल को अलग अंदाज में फोटोजेनिक ही देखा हमने अब तक कि फोटो खिंचाने के लिए है, और एक बादशाह ने किसी से मोहब्बत की थी। देखिए अलग बिंबों के माध्यम से कविता का अर्थ। प्रेम के सैलाब में बहता हुआ दरिया, यमुना की गोद सोया यशोदा का कन्हैया। लाखों कमेरों की मेहनत का नतीजा, विश्व का हर अजूबा है इसका भतीजा। विश्व का हर अजूबा है इसका भतीजा। ये बिंब की बानगी दी मैंने। और प्रतीक सियासी सियार कविता है बखूबी, वहां पर आपने नए प्रतीकों का निर्वाह किया है। और एक बात, आप पवित्र नैसर्गिकता नाम से आपकी रचना है। ये माना गया कि जैसे मिर्च का गुणधर्म है तीखापन, नमक नमकीन का खट्टापन, इसी तरीके से स्त्रियों माँ बहनों के जीवन में मासिक धर्म गजब का प्रयोग किया सर ने। अपवित्र नैसर्गिकता अमूमन टैबू विषय है, चर्चा नहीं होती। पढ़े लिखे भी जैसे हम आत्मकथ्य कविता 10वीं में आती है, कोशिश होती है बरगला के चले जाओ, पढ़ाएंगे कैसे? अपवित्र नैसर्गिकता में उस प्रमुख विषय की जिसे बगल होके निकल जाते रहे लोग, उसकी चर्चा। ओवरऑल समय ज्यादा न लेते हुए, अजब है शहर के हालात कविता में बदले दौर की बात। पूंजीपतियों ने कैसे कैसे षड्यंत्र किए